नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने जीएस साधना के प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री की अगली क्लास लेकर के। पिछली क्लास आपने देखी होगी कि मैंने किस प्रकार से हिस्ट्री को आपके सामने एलोबरेट किया था। मैंने बताया था कि हिस्ट्री किस चरण में किस हिसाब से विकसित हुई थी। उसको एक बार रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद नए टॉपिक पर चलेंगे। उसके पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा। अगर आपको पिछला टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी लगे, तो आप उसमें कमेंट जरूर करिएगा और मैं कमेंट को पढ़ करके और फिर उस रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी उसको मैं यहाँ पर आपको क्लियर कराऊंगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक वीडियो जब पढ़ जाएगा, जैसे कि अब हिस्ट्री का पुराना वीडियो पढ़ा हुआ था, तो आपको करना क्या था कि उसमें जो की पॉइंट्स थे उसको आपको लिख लेना था। इसके बाद 2x पे एक बार देख लेना था और जो आपने की पॉइंट्स लिखे हैं उसको रिवीजन मार करके फिर एक बार प्लेन पेपर पे जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको एज अ ग्राफ लिख लेना था। काम खत्म हो जाना था। ठीक है, किया होगा तो वेल एंड गुड है और नहीं किया होगा तो फिर से करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से निकलेगा नहीं। तो चलते हैं हिस्ट्री के अपने सफ़र पे। और इस सफ़र की शुरुआत मैंने बताया था कि जब मैं नया टॉपिक लूँगा तो पुराने टॉपिक को सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। उससे क्या होगा कि चीज़ें हमारे फ्लो में बनी रहेंगी। ठीक है, तो चलते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने ये देखा था तो अभी तक हमने देखा था कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास को हमने समझा था, इतिहास क्या है। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि इतिहास को पढ़ने के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, इतिहास क्या है, बीती हुई घटनाओं का कालक्रम क्रमबद्ध अध्ययन ही हमें क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। ठीक, इसके बाद हमने कहा था आपसे कि इतिहास को पढ़ने के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो एक था साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और एक कौन सा था, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, ये साहित्यिक स्रोत जो होते हैं, जब हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिल जाते हैं तो उनको स्पष्ट करते हैं। और इसी साहित्य स्रोत में हमने देखा था, क्या देखा था कि फॉरेनर भी थे, कुछ फॉरेनर राइटर्स भी हमको मिलेंगे और कुछ लोकल राइटर्स भी मिलेंगे। इन दोनों में कहीं ना कहीं हमें कुछ समानताएं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फॉरेनर राइटर्स नहीं लिखते हैं, लोकल राइटर लिख देते हैं, लोकल राइटर नहीं लिखते लेकिन फॉरेनर राइटर लिख देते हैं। और हम क्या करते हैं कि उन दोनों की तुलना कराते हैं और फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और उस निष्कर्ष के बेस पर हम क्या करते हैं, पुरातात्विक स्रोतों को देखते हैं। ये स्रोत जब हम देखते हैं तो हमें एक स्पष्टीकरण मिल जाता है कि यस, ये सारी बातें इतिहास से कोरिलेट करती हैं और ये सारी बातें सही हैं। इसके बाद हमने देखा था कि इतिहास लिखा कैसे गया। ठीक है, इतिहास का लेखन कैसा रहा। तो लेखन में हमने 3 प्रकार के राइटर्स की बात की थी। किसकी बात की थी, एक थे आपके, हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवादी, एक हमने देखा था राष्ट्रवादी राइटर्स में जिसमें तिलक वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है, और मजूमदार जैसे लोग भी आ जाते हैं, और एक हमने देखा था मार्क्सिस्ट। इस तरीके से हमने देखा कि इसका क्या होता है, लेखन किस हिसाब से किया गया। और उसके बाद हमने आपको देखा था इतिहास का इतिहास। ठीक है, और हमने क्या देखा था, इतिहास का इतिहास। इतिहास का इतिहास में हमने क्या देखा था कि आखिरकार इतिहास लिखने का जो काल रहा है वो किस प्रकार से रहा। तो इसको एक टाइमलाइन के हिसाब से हम देखते हैं। तो अगर हम टाइमलाइन में जाते हैं तो एक मिलता है हमको 1820। ठीक है, यहां से क्या हुआ था, 1820 में यूरोप में पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहास का खोज प्रारंभ हुआ था और पुरातात्विक स्रोतों से हमने क्या किया था, इतिहास को खींचना शुरू किया था। और जब हम इतिहास को खींचते हैं, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पे हम जानते हैं कि वास्तविक इतिहास के दौर में हम चल रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 1820 के पहले हम क्या, यूरोप में जो औपनिवेशिक सरकार थी वो साहित्य के आधार पर इतिहास को खोज रही थी। इसीलिए उसका कहना था कि भैया आप लोगों को तो हम ही लोगों ने बसाया है,
आर्य जब आते हैं, और आर्य उन्होंने कहाँ बताया, आर्य भैया मिडिल ईस्ट से आए और मिडिल ईस्ट से आकर के उन्होंने आपको बसा दिया। जब आर्यों ने आपको बसा दिया तो फिर आप तो हमारे ही तो वंशज हैं, तो हम गलत क्या कर रहे हैं आपके साथ? ये हमारा ही विदेश है, हम इससे क्या करेंगे, हम इसे शोषण करेंगे, हम यहाँ से चीजें संसाधन लेकर के जाएंगे और अपना क्या करेंगे, अपने यहाँ औद्योगिकरण करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें ये स्पष्ट कर रहे थे क्या, कि उपनिवेशवाद में अंग्रेजी शासन की हुकूमत को स्पष्ट कर रहे थे, उसे एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रमाणिक रूप से बता रहे थे कि हाँ ये जो हम कर रहे हैं गलत नहीं, ये सही है। अच्छा, सही करने की हद होती है, हद इसलिए होती है कि आप कुछ भी बोल देते हैं, आप बोल देते हैं कि आप यहाँ से आए हैं, आप वहाँ से आए हैं, आप हमारे हैं, और उसमें उदाहरण क्या निकालते हैं, कहते हैं कि भैया ऐसा है, आपके यहाँ भी जो जो पशु पक्षियों के जो नाम है वो हमारे यहाँ के पशु पक्षियों के नाम से मिलते जुलते हैं। ये भी तो हो सकता है कि हमारे यहाँ से आप लोग गए हों। इतिहास केवल एक तरफा थोड़ी चलता है, जब कयास ही लगाना है तो कयास हम ये भी लगा सकते हैं कि अफ्रीका से नहीं, इंडिया से ही सभी सभ्यताएं निकली, सबसे पुरानी सभ्यता हमारी है तो हमारे यहाँ से तुम लोग सीख करके गए थे। कयास लगाने पे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतिहास में फिर 1820 में होता क्या है कि 1820 से क्या होता है, यूरोप में शुरुआत होती है। किस चीज की शुरुआत होती है? पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहास को खोजने की शुरुआत होती है, और इसी खोजने के क्रम में रॉबर्ट ब्रूसफुट को, नहीं सॉरी रॉबर्ट ब्रूसफुट नहीं, इसी में हम कह सकते हैं कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया था, पाषाण, कांस्य और लौह युग के आधार पर बांटा गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दौर आता है इंडिया के अंदर 1853 का। ये दौर जो होता है, अपने ही सुविधा के लिए अंग्रेज क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर रेलवेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर अलग अलग कह सकते हैं कि पहली बार इंडस्ट्रियल मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये हमारी ही, इससे पहले भी जब मैं एंशिएंट पढ़ाऊंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली था क्या। ठीक है, लेकिन फिर भी 1853 में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है तो इसी समय में सिंधु घाटी सभ्यता की कई सारे मनके, कई सारे ईंट पत्थर निकल रहे थे। लेकिन होता क्या है कि इस समय उनका ध्यान इस पर नहीं जाता है। ठीक है, बंस करके एक थे, उनका भी ध्यान इस पर नहीं जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं 1861 के आसपास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। अच्छा, इन दिनों के बीच में ही एक काम और ऐसा होता है, क्या होता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पे एक कुल्हाड़ी मिलती है, हैंडेक्स। और ये जो हैंडेक्स होता है, ये भाई साहब कहते हैं कि इसका संबंध पाषाण काल से है, अर्थात 1820 में जिस चीज की शुरुआत हुई थी वो आकर के कहां पर रुकती है, इंडिया में। इंडिया में क्या होता है कि हैंडेक्स मिलता है तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पर रॉबर्ट ब्रूसफुट को। अब जब रॉबर्ट ब्रूसफुट को तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पर हैंडेक्स मिलता है, तो ये यूरोपीय सभ्यता जो थी, या कह सकते हैं औपनिवेशिक सरकार जो थी, वो इस बात को मानने लगी कि कहीं ना कहीं सभ्यताओं का संबंध भारत से भी है, और क्यों ना क्यों इसको खोजा जाए, फिर से खोजा जाए। जो हमने साहित्य इतिहास के बारे में गढ़ा है, जो हमने भारत के बारे में इतिहास को गढ़ा है, उसको फिर से हमें पुनरावलोकन करना चाहिए, रिव्यू उसका फिर से करना चाहिए, और फिर से इतिहास में जा करके भारत के इतिहास को समझना चाहिए। तो हमने क्या किया, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जब पल्लव नामक स्थान पर खोजा, यहां से कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में बहुत बड़ा चेंजेस आया। जो औपनिवेशिक सरकार इतिहास में, हमारे साहित्य में हमारे इतिहास को ढूंढ रही थी, अब वो पुरातात्विक स्रोतों में भी हमारे इतिहास को ढूंढने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि वहां से पहला हिंट इनको मिल गया था पल्लव नामक स्थान पे। फिर उसके बाद 1861 में इंडिया में जाकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो सकती है, जिसकी स्थापना किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम में। इसकी स्थापना किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम में। स्टूडेंट्स, भाई बहनों, एक चीज अक्सर याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में
दो क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूजिंग करते हैं, क्या कि भारत में पुरातात्विक विभाग का जनक किसको माना जाता है, पहला क्वेश्चन। तब आप आंसर किसको करेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक, विभाग, भारत में पुरातात्विक विभाग के जन्मदाता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, लेकिन भारत में कह सकते हैं कि हम भारत में पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर या प्राचीन काल का पितामह किसको कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रशवुड को। आई एम क्लियर। ठीक है, पुरातात्विक विभाग में जब बात आएगी तो हम किसका नाम लेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम का। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1873 के आसपास किसका स्थापना होती है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बाय विलियम जोन्स। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में क्या होता है, कई सारे लिटरेचर को हमें ट्रांसलेट करना ये लोग प्रारंभ करते हैं और लिटरेचर को समझने का प्रयास करते हैं भारत के। और उसके बाद फिर क्या होता है कि 1920 के आसपास जॉन मार्शल जैसे लोग जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख बनते हैं, इसी में बंस भी आएंगे बीच में। 1820 के बाद यहां पर बंस भी आते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि पहली बार जॉन मार्शल के समय में ही हड़प्पा को खोजा गया था। जब बीच में बंस आते हैं तो बंस भी देखते हैं कि यहाँ पर एक अजीब अजीब बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, एक बहुत बड़ी फील्ड पाते हैं एक्चुअली वो हड़प्पा की। तो बंस जब हड़प्पा की फील्ड पाते हैं 1820 के बाद, तो वो कहते हैं कि एक्चुअली ये युद्ध था किसके बीच में, इंद्र और हरियप्पा लोगों के बीच में। और वो हरियप्पा को इन्होंने क्या डिस्क्राइब कर दिया, हड़प्पा। तो बंस भी उस चीज को समझ रहे थे, लेकिन बंस एक्चुअल में नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में ये हमारी सभ्यता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में पहले से चीजें थी कि भारत में इतनी बड़ी सभ्यता का विकास आखिरकार कैसे हो सकता है। भारत एक इतना पिछड़ा देश था, इतना पिछड़ा देश है, हम उस पर शासन कर रहे हैं, तो वो इतनी रिच कल्चर को कैसे लेकर के डेवलप हो सकती है। इसीलिए उन्होंने उसको पुरंदर इंद्र के युद्ध से जोड़ा और उन्होंने कहा यह हरियप्पा और इंद्र के बीच में, आर्य के बीच में युद्ध हुआ था और फिर आर्यों ने क्या किया, यहां पर वैदिक सभ्यता का प्रारंभ किया। लेकिन होता क्या है कि बंस जिस चीज को नहीं समझ पाया, उस चीज को 1920 में कौन समझ जाता है, जॉन मार्शल। तो 1820 से 1920 के ये 100 काल ऐसे दिखाते हैं जो भारत को एक पूरी तरीके से कह सकते हैं कि नए दृष्टिकोण की तरफ लेकर के चलते हैं। पूरे औपनिवेशिक शासन ने जिस इतिहास को गढ़ा था, उसी इतिहास को 1920 में पलट दिया जाता है जब हड़प्पा की खोज होती है। और जॉन मार्शल के समय में दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, बंगाल के ऐसे कई सारे लोग जाते हैं और जा करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जा करके अपना जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं कि काम करते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, हड़प्पा, दयाराम साहनी और मोहनजोदाड़ो, राखल दास बनर्जी खोज निकालते हैं 1921 और 22 में। और यहां से भारत के इतिहास का पूरा कह सकते हैं यू टर्न होता है। 100 साल का इतिहास जो इन्होंने गढ़ा था भारत के लिए, वो एक चुटकी में जाकर के पलट गया। एक चुटकी में जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई तो ये स्पष्ट हो गया कि यस, भारत में भी रिच सभ्यता फैल रही थी जो पश्चिम की मेसोपोटामिया और इधर चीन की दशदापरात में मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता और ये चीन की सभ्यता, इनसे काफी बड़ी सभ्यता थी। देख रहे हैं, दुनिया चाहे कितनी भी साजिश कर ले, एक पॉइंट पे अगर आप अपने आप को प्रूफ कर जाते हैं तो ये सारी साजिशें बंद हो जाती हैं। सेम ऐसा ही हुआ इंडिया के इतिहास को, जिन्होंने चाहे जितना निगेटिव गढ़ा, लेकिन बस एक बार की खोज, एक बार की चीज, और उसने इंडिया के इतिहास को पूरा पलट दिया। मैंने कहा था ना कि इतिहास की सभ्यता, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति ऐसा बीज है, तुम चाहे इसको धरती के नीचे कितना दबाने की कोशिश करो, ये बीज वृक्ष बनके आपके सामने हाजिर जरूर हो जाएगा। समय जरूर लगेगा, लेकिन जब आपके सामने ये वृक्ष खड़ा होगा तो वो एक साथ कई सारे वृक्षों का बीज अपने साथ लिए हुआ होगा। आप चाहे इतिहास के सभ्यता, संस्कृति को चाहे जितना अंदर दिबोइए, आज तमाम तरीके के कार्य हो रहे हैं। सभ्यताएं, संस्कृति को तमाम लोग कह रहे हैं कि वो बचा रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। सभ्यताएं, संस्कृति मनुष्य को बचाती, ना कि मनुष्य की इतनी हिम्मत है कि वो सभ्यता और संस्कृति को बचा पाए। इतने सारे वॉर झेले, इतनी सारी चीजें झेली इंडिया में, लेकिन क्या भारत की सभ्यता संस्कृति में बदलाव हो सकता है समय के साथ?
और समय के साथ हर एक चीज में बदलाव होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कह दें कि मूल रूप से भारत की सभ्यता और संस्कृति को उखाड़ के फेंक दिया गया है, तो ये नहीं है। ठीक है, आज भारत में संविधान में भी समय के साथ बदलाव हुए हैं, लेकिन क्या संविधान की मूल संरचना में बदलाव हुआ है, जिसकी रक्षा कौन कर रही है? न्यायपालिका कर रही है। मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं हो सकता। जिस प्रकार भारतीय संविधान में, उसी प्रकार भारत की सभ्यता और संस्कृति की मूल ढांचा, उसकी मूल जड़ में कोई बदलाव नहीं हो सकता। हम पहले भी मानवतावाद और मनुष्यता की ओर अग्रसर थे, हम आज भी मानवतावाद और मनुष्यता को प्रमुख रखते हैं जाति धर्म के ऊपर। तो भारत की सभ्यता को इतनी जल्दी दबाया नहीं जा सकता। और भारत एक सभ्य देश है, इसको 100 साल तक जिस प्रकार औपनिवेशिक सरकार ने उसको दबा करके रखा, वो मात्र एक खोज ने उसको बदल के रख दिया। तो 1920 में जॉन मार्शल का आना और राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी को खोज निकालना, वो भारत के इतिहास में बहुत बड़ा चेंज लाई। और इसीलिए मैंने कहा था कि इतिहास में हम उस पॉइंट को पकड़ते हैं जहां पर क्या होता है, कोई ना कोई चेंज होता है। ठीक है, तो चेंज को हमने देखा। इसके बाद हमने क्या देखा था, एक टाइमलाइन हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन है। इस टाइमलाइन को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी पाषाण काल की थी पाषाण काल की। एक्चुअली हम जानते हैं कि मनुष्य का या इस पृथ्वी का जो विकास हुआ है वो लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, उसके बाद मानव आता है। मानव लगभग 4 लाख या 5 लाख, कहीं कहीं 6 लाख वर्ष भी मिलता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अमूमन मान के चलिए 5 लाख से 10,000 BC। अच्छा, बार बार मैं इतिहास में BC और AD का यूज करूंगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक टाइमलाइन होती है, ठीक है, एक टाइमलाइन होती है। यहां पे जीसस का जन्म माना जाता है, इसको हम मान लेते हैं 0। क्या मान लेते हैं? 0। जब हम 0 से इस तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव जाता चला जाता है, और इसको हम कहते हैं AD, एन्नो डोमिनी। ठीक है, और जब हम 0 से पहले की बात करते हैं, अर्थात क्रिस्ट जीसस के जन्म के पहले की बात करते हैं, तो हम इसमें निगेटिव में चले जाते हैं और इसको हम कहते हैं BC, अर्थात बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और आजकल के समय में इसको कॉमन एरा के नाम से भी इंगित किया जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉमन एरा और इसको कहा जाता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, चाहे मैं BCE लिखूं यानी बिफोर कॉमन एरा यानी जीसस के पहले, अगर मैं लिखता हूं BC तो ये भी क्या हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, ये भी मतलब होगा जीसस के जन्म के पहले। और उसके बाद अगर मैं पॉजिटिव की तरफ AD लिखता हूं तो हमेशा याद रखिए कि ये सारी घटनाएं जीसस के जन्म के पहले हुई थी। और यहां पर जो टाइम पीरियड चलेगा वो निगेटिव चलेगा। निगेटिव का मतलब होगा कि वो 0 की तरफ बढ़ता हुआ चलेगा। ठीक है, जैसे 561 में जाकर के गौतम बुद्ध का जन्म होता है और उनकी मृत्यु कितनी होती है, 483 के आसपास। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं और यहां से हम 0 से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम 2024 में जी रहे हैं, यानी आज से 2024 वर्ष पूर्व जीसस का जन्म हुआ था और इनका बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 2024 में हम कितना जोड़ देंगे, 561, ये कितना हो जाएगा, लगभग 2585 वर्ष पहले किसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुआ। 0 जीसस क्राइस्ट का जन्म, इसके पहले का जो समय था वो कौन सा हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद का समय एन्नो डोमिनी, जिसको हम लोग AD कहते हैं। और 0 से एक और नाम आजकल इतिहास में इसको एलॉबरेट किया जा रहा है, वो क्या है, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब क्या होगा, 0 के बाद वाला समय, और बिफोर कॉमन एरा का मतलब क्या होगा, 0 से पहले का समय। आई एम क्लियर, होप सो। चलते आगे। तो 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ, हमने देखा कि मानव का उद्भव हुआ, और मानव जैसा आज है वैसा पहले नहीं था। एक प्रोसेस होती है, विकास की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, विकास धीरे धीरे होता है, उसी तरीके से जिस प्रकार से मानव का विकास हुआ।
और इस विकास में एटमॉस्फेयर ने, क्लाइमेट ने, ज्योग्राफी ने, सबने अपना योगदान दिया। समय के साथ साथ जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे मनुष्य में भी चेंजेस आते जाएंगे और मनुष्य स्वयं में पर्यावरण के साथ अनुकूलन बैठाने का प्रयास करेगा और उसी के सापेक्ष कह सकते हैं उसी के सापेक्ष अपने आप को बदलने का प्रयास करेगा। और इसी बदलाव को जब हम पकड़ेंगे इतिहास में तो उसको हम पाषाण काल को लेकर के पढ़ेंगे कि कहां कहां पर एटमॉस्फेयर चेंजेस हुआ और कहां कहां पर एटमॉस्फेयर चेंजेस के साथ मनुष्य ने अपने आप में क्या किया, चेंजेस किया। ठीक है, तो पाषाण काल। अच्छा, पाषाण काल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा होता है। पाषाण काल अपने आप में बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि हम देखा जाए कह सकते हैं 10 लाख वर्ष पूर्व के समय से लेकर के हम कब तक बात करेंगे, लगभग 10,000 बीसी तक। ठीक, 10,000 बीसी तक हम पाषाण काल की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, ताम्रपाषाण काल की बात करेंगे और फिर ताम्रपाषाण काल के बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। लेकिन इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये सारी सभ्यताएं जो मैं बता रहा हूं ये विकास का एक क्रम है। जैसे मैंने आपको बताया होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से ऑस्ट्रोपिथेकस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से होमो हैबिलस, होमो हैबिलस से निएंडरथाल से होमो सैपियंस। ये मनुष्य के विकास का क्रम है कि नहीं? बच्चा पैदा होता है, पैदा होते समय उसे क्या कहते हैं, नवजात शिशु है। नवजात शिशु के बाद वो कौन सी अवस्था में जाता है? नवजात शिशु के बाद वो जाता है आपके किशोरावस्था में, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में। ये बालक के विकास का क्रम होता है। उसी प्रकार मानव की सभ्यता के विकास के क्रम को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले वो आखेटक था, पत्थरों का प्रयोग करता था, तो वो क्या हो गया, पाषाण काल का प्रयोग। लेकिन फिर क्या होता है कि जब हम मानव के विकास को समझते हैं तो उसमें मस्तिष्क में भी थोड़ा थोड़ा विकास होता है। ये मस्तिष्क के विकास के साथ साथ वो क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब टेस्ट बढ़ाए तो उसने भूख लगी और भूख लगने के लिए उसने खोजा, क्या खोजा, खाना। खाने में केवल मांस नहीं, फिर उसके बाद उसने क्या किया, इधर उधर के बीज खाए, बीज खा के कहीं गिरा दिया, गिराने के बाद पेड़ पैदा हुआ, पेड़ खा के खाया, खाने में उसे टेस्ट लगा, फिर उसने क्या किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया। और जब उसने एग्रीकल्चर करना शुरू किया तो यहां से क्या हुआ, अब उसे जरूरत पड़ी किस चीज की, हलों की। किस चीज की जरूरत पड़ी, हल की। इसके अलावा बैल की। समझ रहे हैं भाई, आप अकेले नहीं खोद सकते हैं ना, बुआई जुताई ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, जानवर की। जब उसको जानवर की जरूरत पड़ी तो उसने क्या किया, पशुपालन किया। और यहां से पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे, बागौर और आदमगढ़ में। जब आएंगे तब उसकी बात करेंगे। इस तरीके से हर एक चीज के विकास का क्रम हम देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उसके बाद फिर क्या आएगा, अपना रहना शुरुआत करेगा। जब वो रह लेगा तो वो क्या करेगा, सभ्यता बनाएगा। जब सभ्यता बनाएगा तो सभ्यता को संचालित करने के लिए एक न एक शासक चाहिए। फिर राज्य व्यवस्था आएगी। राज्य व्यवस्था के बाद राज्य व्यवस्था के साथ साथ क्या हुआ, कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर क्या होगी कि हम अपने आपस में मिल करके समितियों के द्वारा राज्य को चलाने का प्रयास करेंगे। तो क्या आएगी, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था आएगी। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से जब हम ऊपर चलेंगे तो फिर हम देखेंगे क्या होगा कि राज व्यवस्था में ही हमें क्या चाहिए, जब राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा तो हमें छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन चाहिए जो मिलकर के संपूर्ण राज्य को चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि जनपद बढ़ जाएंगे, तब हमें क्या आएगी, सामंतवादी व्यवस्था आएगी। और सामंतवादी व्यवस्था के बाद जब हम देखेंगे तो यहां पर क्या आएगा, वाणिज्यवाद। जब औपनिवेशिक सरकार आकर के सामंतवाद को समाप्त करेगी। ये भारत के इतिहास के विकास का एक क्रम है। उसी तरीके से भारत के इतिहास में जब प्राचीन काल को हम पढ़ रहे हैं तो प्राचीन काल में हम देखेंगे सबसे पहले पाषाण काल आता है। पाषाण काल में हम किसका प्रयोग करते हैं, पत्थर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या आता है, ताम्रपाषाणिक काल। ठीक है, चाल्कोलिथिक एज। मानव द्वारा उपजाई गई प्रथम धातु तांबा, इजली क्वेश्चन। इसीलिए उपजाई गई मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी थी, तांबा थी। सबसे पहले उसने किस धातु का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग किया। इसीलिए पाषाण काल के बाद क्या आया, ताम्रपाषाणिक काल। और जब तांबा मिल गया तो उसमें तांबे में मजबूती कम थी, उसने टिन मिलाया और क्या बन गया, कांसा। और फिर कांसे के साथ हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत। लेकिन अगर कोई कहे कि क्या ये दोनों सभ्यताएं एक के बाद एक विकसित हुई, ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत सिंधु घाटी के सिंधु नदी के पास होती है। लेकिन क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब शुरुआत होती है तो क्या ये चाल्कोलिथिक और नियोलिथिक जो स्टोन एज था ये खत्म हो जाता है। चाल्कोलिथिक मतलब ताम्रपाषाणिक काल और नियोलिथिक एज को हम देखेंगे किसमें, पाषाण काल में। तो क्या ये खत्म हो जाता है, ना। इंडिया को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत हो रही थी वहां दक्षिण काल में अभी भी नियोलिथिक एज चल रही थी, पाषाण काल चल रहा था।
पूर्व साइड में अभी भी नियोलिथिक एज चल रही थी, ठीक है। और यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारा जितना एरिया था, यहां पर चालकोलिथिक एज अभी भी चल रही थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास ही हम देखेंगे बागपत में, सिनौली में तांबे का रथ मिला, ठीक है। वो रथ दिखाता है कि इतिहास, अब देखिए इतिहास समय समय पर अपने आप को बदलता है। 100 साल लग गए थे, ठीक है। उसके बाद आज एक चीज और पता चली खोज के आधार पे, सिनौली में रथ मिला, और वो रथ को देख करके ऐसा लगता है कि वो किसी जानवर के द्वारा खींचा जाता था। और रथ की साइज और उसका जो पहिए का जो साइज था, उससे ये जज किया जा रहा है कि ये घोड़ों पर बांधा जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता में जब मैं पढ़ूंगा, मतलब अभी तक का जो चीजें कही जाती हैं कि भारत को घोड़ों की जानकारी नहीं थी, तो भैया सिनौली में कहां से आ गए घोड़े? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। जिस हिसाब से रथों को डिजाइन किया गया है, जिस हिसाब से रथों को देखा गया है और उस पर रिसर्च की गई है, उस पर हम कह सकते हैं कि बात की गई है। कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के, या जो इतने आर्कियोलॉजिकल वाले होते हैं, सबने मिलकर के बात की है। तो वो घोड़ों के लिए तैयार किया गया था, हिसाब से तैयार किया गया था। और वो रथ इतना छोटा था कि उसमें कोई, हम कह सकते हैं कि सामान को लाने ले जाने के लिए वो रथ नहीं था। भाई सामान को जब आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा तो आपको थोड़ा साइज बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत छोटे आकार का तांबे का रथ है। और उसमें क्या महीन, कितनी बढ़िया नक्काशी की गई है। गूगल पे सर्च करिएगा सिनौली के रथ को, तो बहुत छोटे आकार का बनाया गया है। उस पर बहुत ज्यादा 1 या 2 सैनिक बैठ सकते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि घोड़ों की जानकारी नहीं थी? कैसे आप कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता नहीं थी? कैसे आप कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति नहीं थी? हम कितना कुछ जानते थे, किस चीज के बारे में? नक्काशी वगैरह के बारे में, ठीक है। तो ये सभ्यताएं खत्म नहीं हुई थी। ऐसा नहीं होता कि पहले पाषाण काल आ गया, फिर ताम पाषाण काल आया, फिर सिंधु घाटी सभ्यता है। भाई पढ़ाने को ही तो हम ऐसे पढ़ाएंगे, लेकिन एक्चुअली ये खत्म नहीं हुआ था। एक जगह पर चालकोलिथिक एज अभी भी चल रही थी, जहां पर जब हम राजस्थान में पहुंचेंगे तो आहार संस्कृति देखेंगे, ठीक है। एमपी में कायथा, इरण, नवदा, टोली संस्कृति देखेंगे, और महाराष्ट्र में धर्माबाद, जोरवे, निवासा, नासिक, चंदौली, इसको देखेंगे। और उसी के साथ साथ कई जगहों पर नियोलिथिक एज चल रही थी, पाषाण काल चल रहा था। और वहीं सिंधु घाटी के आसपास क्या चल रहा था? चालकोलिथिक एज चल रही थी, ठीक है। कह सकते हैं कांस्य सभ्यता चल रही थी। क्या चल रही थी? कांस्य सभ्यता चल रही थी। समझ में आ रहा है? ये तीनों को हम एक लाइन से जरूर पढ़ेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे विकसित हुए भाई। ग्रामीण से हम नगरीकरण सभ्यता की जब और बढ़ रहे हैं, जैसे ये हमारी आखेटक थी, ठीक। यहां पर हम जानवर थे, शिकार करते थे और फिर अपना भरण पोषण करते थे। फिर हम थोड़ा सा विकसित हुए और हमने क्या किया? कृषि का आविष्कार किया। कृषि के आविष्कार के साथ हमने क्या किया? एक जगह पर रहना स्टार्ट किया। जब रहना स्टार्ट किया तो कृषि के लिए हमें नुकीले और बहुत धारदार चीजों की आवश्यकता आई, तो हमने तांबा मिला, और तांबे से हमने क्या किया? एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति को बनाया। और इस ताम्र पाषाणिक संस्कृति ने भी क्या किया? आवाज जब हमारा बढ़िया हो गया और तांबे से हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स बड़ा हो गया, हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, हम रिच हो गए, तो हमने अपने आप को कृषि से हटा करके अदर चीजों में शिफ्ट किया, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को शिफ्ट किया, गैर कृषि कार्यों में अपने आप को शिफ्ट किया। तो जब हम कृषि कार्य से गैर कृषि कार्य की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम नगरीय सभ्यता की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। और जब नगरीय सभ्यता की ओर शिफ्ट होंगे तो क्या आ जाएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे सिनेरियो को समझेंगे। अब यहां से लेकर के जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता पे चलूंगा, पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता पर, तो आपके दिमाग में ये चीज हमेशा चलती रहनी चाहिए कि ये एक विकास का क्रम दिखा रहा है। और ऐसा नहीं हुआ कि ये पहले पाषाण काल आया, फिर उसके बाद ताम्र पाषाण काल आया, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। ना, कहीं कहीं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, कहीं कहीं पर भारत में हम देखेंगे कि उसी समय, तात्कालिक समय में ही, उसी समय जिस समय में यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो रही थी, उसी समय कई सारी संस्कृतियां राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र में ताम्र पाषाणिक रूप से चल रही थी। और उसी समय ही दक्षिण भारत में कई सारी नवपाषाण कालिक संस्कृति चल रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इतिहास को समझेंगे और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इतनी चीजें मैंने आपको स्पष्ट कर दी हैं। अब चलते हैं स्लाइड की तरफ। हाँ, स्लाइड में जब लास्ट में मैंने आपको छोड़ा था,
जब मैंने लास्ट में आपको छोड़ा था तो मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रोपिथेकस, तो मैंने आपको बताया था कि ये ऑस्ट्रोपिथेकस और होमो हैबिलिस, इन दोनों की हम स्टडी किस में करने वाले हैं, किस में करेंगे हम लोग? ऑस्ट्रोपिथेकस और होमो हैबिलिस की स्टडी हम करेंगे, और किस में करेंगे? तो इसको हम करेंगे निम्न पुरापाषाण काल में। ठीक, लास्ट में मैंने आपको यही छोड़ा था। और फिर होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस के बीच में जो चेंजेस होगा, इसको हम किस में करेंगे? मध्य पुरापाषाण काल में। और फिर होमो इरेक्टस से निएंडरस्थल किस में पढ़ेंगे? उच्च पुरापाषाण काल में। और निएंडरस्थल से मॉडर्न मानव के बीच में कब आ जाएंगे? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, इसको एक बार मैं और स्पष्ट करता हूं, कैसे, जरा देखिएगा। वाइट लेते हैं यहाँ पे, और इसमें लेते हैं हम लोग ग्रीन तो है ही, येलो लिया, येलो नहीं लिया, ये लेते हैं। ठीक, अब पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा। ठीक है, कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा हो गया? एक हो गया पुरापाषाण काल, चेंज कर लें, कलर ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए वाइट ही रखते हैं। एक हमने लिख दिया पुरापाषाण काल, अर्थात बहुत पुराना पत्थरों का समय। पुरापाषाण काल के बाद हम लिख देते हैं मध्य पाषाण काल, और फिर इसके बाद लिख देते हैं हम नवपाषाण काल। ठीक, 3 भागों में मैंने इसको बांटा। अब चूंकि इसका समय क्या होगा, 10 लाख वर्ष पूर्व या 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के कब तक हो जाएगा? मान के चलिए 9000 के आसपास। ठीक है, या 10,000 के आसपास। और फिर 10,000 से 9,000 तक का काल कौन सा कहलाएगा? मध्य पुरापाषाण काल। और 9,000 से लेकर के आगे तक का जितना काल रहेगा वो किस में आएगा? नवपाषाण काल में। ठीक है, तो चूंकि हम यहाँ लाखों वर्ष का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं भाई, 25 लाख से हम किस पे आ रहे हैं? तो हम काफी लंबा तय कर रहे हैं। 25 लाख से हम किस पे आ रहे हैं? लगभग 10,000 पे, यानी लाखों वर्ष की दूरी को हम तय कर रहे हैं। तो जब हम सॉरी इसका मैग्नेट, तो जब हम इसको लेकर के चल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? पुरापाषाण काल में काफी लंबी लाखों वर्ष की दूरी को हम तय कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? फिर से 3 भागों में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा, और उच्च पुरापाषाण काल। Am I clear? ठीक है, पहले हमने पूरे पाषाण काल को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। किसमें किसमें? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर से बोलिए आप वहां बोलिए, मैं सुन रहा हूं। पहले हमने पाषाण काल को कितने भागों में बांटा था? ठीक, किसमें किसमें? फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज,
एंड थर्ड वन इज दैट। ठीक, अब उसके बाद चूंकि पूरा पाषाण काल में हम लाखों वर्ष की दूरी को तय कर रहे हैं, इसीलिए हमने पूरा पाषाण काल को पढ़ने की सुलभता की दृष्टि से, पढ़ने की सुलभता की दृष्टि से हमने इसको 3 भागों में बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एंड उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, और इसको हम नहीं बांटेंगे क्योंकि इसमें उतना हम डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे हैं। भाई जब आप गाड़ी पे चलते हैं, ठीक है, 100 किलोमीटर जाना होगा तो आप शायद बीच में ब्रेक नहीं लेंगे, लेकिन जब आपको 1000 किलोमीटर जाना होगा तो आप 2-3 ब्रेक ले लेंगे। सेम वैसी ही चीज यहां पर है। जब हमें लाखों वर्ष की डिस्टेंस कवर करनी थी तो हमने 3 ब्रेक लिए, जिससे हम आसानी से आराम से पहुंच सकें, बहुत हेक्टिक होकर काम ना करें। उसको हमने किस भागों में बांटा? 3 भागों में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल है, उच्च पूरा पाषाण काल। और फिर जब हमको 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी तो हमने इसको फर्दर डिवीजन नहीं किया, मध्य पाषाण काल को मध्य पाषाण काल में पढ़ा और नव पाषाण काल को नव पाषाण काल में पढ़ा। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच की डेवलपमेंट को हम देखते हैं। कंप्यूटर जी स्लाइड प्रस्तुत किया जाए। बहुत देर विदाउट स्लाइड बातें हो चुकी हैं, अब बात होगी केवल और केवल स्लाइड से। चलिए, सर्वप्रथम 1820 में क्रिश्चियन जर्गेनस थॉमसन ने, मैंने बताया था ना, 1820 में क्रिश्चियन जर्गेनस थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर सभ्यता को 3 भागों में बांटा, काल को 3 भागों में बांटा। किसमें किसमें? पाषाण काल, ठीक है, और कह सकते हैं कांस्य और लौह युग। कितना विभाजन किया? 3 भागों में विभाजन किया। क्या बात है भैया, ठीक है। फिर 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, 53 के बाद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु के पल्लरम नामक स्थान पर पाषाणकालीन औजार अर्थात पाषाण का अर्थ पत्थर होता है, पत्थर के पाषाणकालीन औजार प्राप्त किया। वो औजार एक्चुअली कुल्हाड़ी थी। कहां पर प्राप्त किया? तमिलनाडु के पल्लरम पे। बात बोलिए, किसने प्राप्त किया? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। ब्रूसफुट ऐसे याद रखिएगा, ब्रुश लेके गए। क्या लेके गए? ब्रुश लेके साफ कर रहे थे। कौन? ब्रूसफुट। और ब्रुश करते करते उन्हें क्या मिल गया? एक कुल्हाड़ी मिल गई। और कुल्हाड़ी उन्होंने उठाई और देखा, और देख के उन्होंने क्या कहा? ये कुल्हाड़ी तो पाषाणकालीन है। और उन्होंने किसकी खोज की थी? पाषाणकालीन उपकरण की खोज की। कहां पर? तमिलनाडु के पल्लवरम पर। ठीक है, किसकी खोज की? कुल्हाड़ी की, ब्रुश करते करते। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम में पाषाणकालीन औजार की खोज की और उन्हें क्या कहा गया? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। अब यहां पर एक वर्ड आया है, इसको हम जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, जब हम इस पे बात करेंगे तो इसमें लिखा गया है क्या? प्रागैतिहासिक। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रहा हो तो मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा। प्रागैतिहासिक, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी होती है आद्य ऐतिहासिक हिंदी में, और एक टर्मिनोलॉजी होती है ऐतिहासिक। क्या होती है? इंग्लिश में जब हम इसको देखते हैं प्रागैतिहासिक को, तो इसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक एरा। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक एरा। ठीक, और आद्य ऐतिहासिक को जब हम कहते हैं तो क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक एरा। ठीक है, और ऐतिहासिक को हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिक एरा। ठीक, 3 भागों में बांटा हमने,
प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। किसको? इतिहास के काल को। प्रागैतिहासिक मतलब होता है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री क्या चीज होती है? जिस समय में हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, मैंने बोला था ना कि हम इतिहास को दो स्रोतों के आधार पर जानते हैं। किसमें किसमें? एक तो हो गया साहित्यिक स्रोत, एक हो गया पुरातात्विक स्रोत। अगर हमारे पास साहित्यिक स्रोत नहीं है, हम केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहास को बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया? प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक काल। ठीक। अगर हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी है, पुरातात्विक स्रोत भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? साहित्यिक स्रोत को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, तो हम उसको किस में लेकर के जाएंगे? आद्य ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिक एरा में। ठीक। यहां पर क्या था? हमारे पास साहित्यिक स्रोत है ही नहीं, हमारे पास क्या है? केवल पुरातात्विक स्रोत। तो उसे हम किस में बदलेंगे? प्री हिस्टोरिक। और जहां पर हमारे पास साहित्यिक स्रोत है तो, लेकिन हम अब तक उसको पढ़ नहीं सके हैं, तो उसको हम किस में बोल देंगे? प्रोटो हिस्टोरिक एरा में। ठीक है। और जहां पर हमारे पास साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं, जैसे वैदिक सभ्यता, साहित्य में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इतनी सारी चीजें हैं साहित्य में, और हम उसे पढ़ भी सकते हैं। और पुरातात्विक स्रोत भी हमारे पास उपलब्ध हैं, तो वो किस में चला आएगा? ऐतिहासिक एरा में। जैसे हम कह सकते हैं मौर्य काल। मौर्य काल में चाणक्य, मेगस्थनी सबने लिखा है, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ भी सकते हैं। जो लिपि लिखी गई है उसको हम पढ़ भी सकते हैं। और इसके अलावा हमें जो अशोक के बड़े बड़े शिलालेख मिले, पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध हैं, यानी ये किस में आएगा? ऐतिहासिक में। ठीक है। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक एरा। और प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल में ही हम किसको देखेंगे? तीन काल को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल इतना बड़ा था, इसीलिए हमने पूरा पाषाण काल को फर्दर तीन डिवीजन किया। किसमें? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। फिर आद्य ऐतिहासिक में जब आएंगे तो हम इसमें हड़प्पा की बात करेंगे, और फिर उसके बाद का जितना इतिहास हम एक साथ लपेटेंगे वो सब किसमें आएगा? ऐतिहासिक काल में। क्लियर? तो ब्रुश लेकर जाते हैं और तमिलनाडु के पल्लरम नामक स्थान पर पाषाणकालीन औजार प्राप्त करते हैं, और उनको क्या कहा जाता है बेटा? इनको कहा जाता है, सॉरी, इनको क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट। लेकिन अगर क्वेश्चन आया प्रागैतिहासिक पुरातत्व विभाग का जनक, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट, प्रागैतिहासिक पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1871, बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे पुराना काषाण कहां पर मिला? महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर। एक्चुअली जब ये खोजें शुरुआत हुई थी, जब इन खोजों की शुरुआत हुई थी तो ले दे करके नर्मदा घाटी, ठीक है, सोहन नदी घाटी, ठीक है, और यहां पर पड़ती है यूपी के आसपास बेलन नदी घाटी। ज्यादा ही कुछ हो गया, इसको ज्यादा सेंटर में रखेंगे। सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, और यहां पर हम देखेंगे बेलन नदी घाटी। ठीक है। तीन नदी घाटी को याद रखिएगा। तो यहां पर हम जानते हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु में यहां पर पल्लरम नामक स्थान पर पाषाणकालीन औजार हमको मिल गए। इसके साथ ही हमें यहां पर नर्मदा घाटी के पास है एक हथनौरा, और इसके साथ यहां पर शिवालिक श्रेणी है। अब सर जी ये क्यों बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और फिर यहां पर पड़ेगा एक चीज जो कि अभी जिसकी हमने बात की थी, बोरी नामक स्थान। ठीक, बोरी नामक स्थान। ठीक। पल्लरम पे हमें क्या प्राप्त किया? हैंडेक्स मिली। ठीक है। क्या मिली यहां पर? कुल्हाड़ी मिल गई, कुल्हाड़ी। और सर्वाधिक उपकरण हम कहां प्राप्त कर रहे हैं? सर्वाधिक उपकरण बोरी में। और सर्वाधिक मानव के मतलब रहने का जो स्थान था वो कहां पर मिला? शिवालिक में। और हथनौरम में क्या मिला? खोपड़ी। ठीक है।
क्या मिली? खोपड़ी। ठीक है, यहां से हमें क्या मिला? उपकरण। पहले हमें एक कुल्हाड़ी मिली, फिर हमें ज्यादा कुल्हाड़ी मिली, फिर इसी कुल्हाड़ी से मारा गया एक आदमी को, तो हमें क्या मिल गया? उसका खोपड़ा मिल गया। और ये खोपड़ा जाकर के कई सारे लोग ऊपर बस गए, तो वो हमें कहां पर मिली? शिवालिक में। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन आता है, मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य हथनौरा। इसके साथ साथ खाली हथनौरा में नहीं मिला, अतिपरक्कम में भी मिला। ठीक, आंख बंद करके मारिएगा। मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य अतिपरक्कम तथा हथनौरा। हथनौरा कहां पर? नर्मदा नदी घाटी के पास में। कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखना है कि तमिलनाडु में सबसे पहले हमने क्या देखा था? पल्लरम देखा था। पल्लरम में क्या मिला? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी लेकर के कहां पे गए? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां पर गए? बोरी नामक स्थान पे। बोरी में हमने और सारे उपकरण प्राप्त किए। फिर हमने क्या किया? एमपी गए। एमपी में नर्मदा में देखा, नर्मदा में लड़ाई की, लड़ाई करके की खोपड़ी फोड़ी, खोपड़ी फोड़ के वहां पर खोपड़ी मिली। कहां? हथनौरा में। और फिर सब लोग बच गए कहां पर? जाके शिवालिक में। ठीक, तो मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य हथनौरा और अतिपरक्कम। क्लियर? चलते हैं आगे। देखिए, ये सब चीजें जो होती हैं इतिहास में, मौर्य काल, ठीक है, शुंग काल, मौर्य काल, सारे काल आपको बहुत जल्दी याद होंगे। सारा का सारा कंफ्यूजन एंशिएंट हिस्ट्री में वो केवल प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री में होता है। यहां से अगर कोई टीचर आपके क्वेश्चन निकलवा लेता है तो आप समझिए हाँ टीचर सही है, और आप क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे। ठीक है, तो इसको मिटा दें। ठीक है, इसको हमने देख लिया। सबसे पुराने पाषाण उपकरण कहां पर मिले? बोरी, महाराष्ट्र में। पहला हैंडेक्स ब्रुसफुट ब्रुस लेकर के गया कहां पर? तमिलनाडु, पल्लवरम में। और पल्लवरम के ऊपर हमें अतिपरक्कम में भी क्या मिल गया? खोपड़ी मिल गई। उसके बाद जाकर के हम ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ के महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर हमने क्या किया? बोरियों में कई सारे उपकरण हमें भरे मिले। अब बोरियों में जब उपकरण मिले तो आगे जाके एमपी की तरफ गए, वहां पर हमने क्या करी? लड़ाई करी, और वहां पर भी हमने क्या मिला? खोपड़ी तोड़ी एक की। खोपड़ी तोड़ सारे का हेरा फेरी नहीं कहता है, खोपड़ी तोड़ सारे का कौन? परेश रावल कहता है। खोपड़ी तोड़ी और फिर आगे जाके शिवालिक में जाकर बस गए। ठीक है, चलते हैं आगे। कंप्यूटर जी अगली स्लाइड। ये रही अगली स्लाइड आपके सामने। ये रही, अमिताभ बच्चन जी नहीं कहते। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। पूरा पाषाण काल 25 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, पहला कौन सा है? निम्न पुरा पाषाण काल। तीसरा कौन सा है? मध्य पुरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा है? मध्य पुरा पाषाण काल। तीसरा कौन सा है? उच्च पुरा पाषाण काल। तीनों के बारे में आपको बता चुका हूं। कंप्यूटर जी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पुरा पाषाण काल के औजार। ठीक है, इसी बताते हैं, क्या फायदा अगले बताएं। ठीक, चलिए, पूरा पाषाण काल के औजार। ठीक है, अब जब हम औजारों की बात करेंगे तो इसमें स्फटिक, ब्लेड, ये सब चीजें दी हैं। दी रखी कि नहीं दे रखी? स्फटिक ब्लेड से पहले यहां पर एक टेक्निक का प्रयोग करूंगा जो क्वेश्चन में आ सकती है कि पूरा पाषाण काल में ये औजार बनाने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग करते थे, फिर मध्य पूरा पाषाण काल में ये किस टेक्निक का प्रयोग करते थे। तो जब पूरा पाषाण काल में आएगा, ठीक है, लिख कुछ रहा हूं, लिख कुछ रहा है, इससे अच्छा तो यही था। ठीक है, तो जब हम पूरा पाषाण काल में बात करेंगे तो आएगा एक्यूलियन टेक्निक। कौन सी आएगी? एक्यूलियन टेक्निक। और जब हम मध्य पूरा पाषाण काल में आएंगे तो आएगी लेवोलियस टेक्निक। ठीक है, अब एक्यूलियन टेक्निक क्या होती है? एक्यूलियन टेक्निक वैसे ही है कि अब तो आप लोग नहीं करे होंगे, हम लोग जब छोटे थे तो रेलवे किनारे, मतलब रेलवे लाइन के किनारे बड़े बड़े पत्थर पड़े होते थे, और पत्थर को उठा करके पत्थर के ऊपर फेंकते थे, चिंगारी पैदा होती थी। तो पत्थर से पत्थर जब लड़ता था तो टूटता भी था, और टूटने के बाद वो छोटे छोटे कह सकते हैं नुकीले धार चीज़ों में टूट जाता था। और जब नुकीले धार चीज़ में टूट जाता था तो उसी नुकीली चीज़ का प्रयोग करते थे पूरा पाषाण काल के लोग औजार के रूप में। समझे? ठीक है, यानी पत्थर से पत्थर को हम लड़ाएंगे और पत्थर जब टूटेगा तो इस तरीके से तोड़ते हैं, इस टेक्निक से तोड़ते हैं कि वो धारदार बने, और उसी धार को
धारदार पत्थर बनाने की जो विधि होती है, जो टेक्निक होती है, वो कौन सी होती है? एक्विलियन टेक्निक। इस एक्विलियन टेक्निक में हम क्या देखते हैं? स्फटिक जैसे पत्थर का प्रयोग करते हैं और नॉर्मल पत्थर का भी प्रयोग करते हैं और उसको ब्लेड की तरह बनाते हैं। ठीक है, अब इनके लक्षण क्या है? लक्षण का मतलब था कि ये अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। लक्षण क्या हम कह सकते हैं कि इनकी संस्कृति कैसी है। संस्कृति क्या होती है सर? जीवन जीने की कला, बस। ठीक, तो इनकी जीवन जीने की कला क्या थी? ये खाद्य संग्राहक थे और आखेटक थे। ठीक, अर्थात आखेटक का मतलब हो गया कि ये हंटर थे। क्या थे? हंटर। अब आप हंटिंग और गैदरिंग करेंगे, खाद्य संग्रह को संग्रह करने कहते हैं गैदरिंग इंग्लिश में। अगर आप हंटिंग एंड गैदरिंग करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है हथियार की जरूरत होगी। ये हथियार कहाँ से मिलते थे? पत्थरों से मिलते थे। और पत्थरों से हथियार कैसे बनाए जाते थे? एक्विलियन टेक्निक का यूज करके। ठीक है, और ये जो भी होता था, भाई ये बताइए क्यों नहीं संग्रह करेंगे? एक हिरन आपने मार दिया, दूसरे दिन गए आप, हिरन नहीं मिला, तो कुछ ना कुछ तो आप संग्रह करेंगे, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए अपने बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? बिल्कुल बचाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? खाने को इकट्ठा करके भी रखने की कोशिश की। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर अगले दिन शिकार पे जाएंगे जब खाना खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ कि ये खाद्य संग्राहक थे और क्या थे? आखेटक थे। और इनको अग्नि का ज्ञान था पर उपयोग जानकारी नहीं थी। मैंने आपको बताया था रेलवे लाइन के किनारे हम बैठे हैं, पत्थर से पत्थर मारेंगे तो चिंगारी पैदा होती, लेकिन छोटे पर अगर हमसे कोई कहता कि इसमें आग जला दो तो हम नहीं जला पाते। तो इनको भी कृषि का ज्ञान था कि कुछ रोशनी ऐसी तो पैदा होती है। ए भैया, ऐसे लेके मारा रहे और कुछ सफेद सफेद चमका रहे तो उसको धर्म से जोड़ देते हैं, कुछ जादू टोना से जोड़ देते हैं। तो इनको अग्नि का उपयोग तो था, मतलब जान तो रहे थे कि हाँ कुछ चिंगारी ऐसा पैदा हुई रहा, लेकिन इसके उपयोग की जानकारी नहीं थी कि इसका हम करें तो करें क्या। ठीक है, जैसे हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानकारी पहले हो गई, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करके बलून और एरोप्लेन उड़ाना हमने बाद में सीखा। ठीक है, हम अभी भी विकास कर रहे हैं, लोग बात करेंगे हमारे बारे में, आने वाली सभ्यताएं भी पढ़ेंगी और वो बात करेंगी। तो अग्नि का उपयोग था, अग्नि जानते थे लेकिन उसके उपयोग की जानकारी इनको नहीं थी। ये क्या करते थे? गैदरिंग थे और हंटर थे। और होंगे क्यों नहीं? क्योंकि अभी हम क्या है यहाँ पर? ऑस्ट्रोपिथेकस। क्या है? ऑस्ट्रोपिथेकस। और ऑस्ट्रोपिथेकस से हमारी जर्नी शुरू हुई है और हम अब किस में जा रहे हैं? होमो हैबिलस में। ठीक, तो अभी हमारा जो दिमाग था वो इतना मजबूत नहीं था। और हम ये एरा की बात करेंगे तो ये एरा बेटा एक्चुअली है प्लिस्टोसीन एरा के पहले का, यानी अभी जो एज चल रही है ये चल रही है आइस एज। तो जब सर जी आइस एज चल रही है तो खाने का भी इनके पास कहां होगा? अभी तो सब बर्फ होगी। बिल्कुल सही, इसीलिए यहां पर कृषि के उपयोग की जानकारी हमें नहीं मिलती है। वो कब मिलेगी? बाद में मिलेगी जब हम आइस एज से वार्म एज की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी का यूज करके ट्रंप जैसे वाणिज्यवाद वाले नेता कहते हैं कि हमको विकास करते रहना चाहिए, एटमॉस्फेयर की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी चीज को पढ़ के बोलते हैं, पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई साहब पहले आइस एज रहे। हम कहा हाँ रहे भैया, आइस एज रहे। ठीक, आइस एज से वार्म एज आ गया। हाँ साहब आ गया। तब कौन सी फैक्ट्री लगी थी? एटमॉस्फेरिक चेंज होना एक्चुअली ये क्लाइमेट की ही एक तरीके से कह सकते हैं प्रोसेस है। पहले आइस एज, फिर वार्म एज, फिर आइस एज, फिर वार्म एज, फिर आइस एज, फिर वार्म एज, ऐसे आता है। इसके लिए आप परेशान ना हो, ट्रम्प जैसे लोग कहते हैं। एटमॉस्फेयर को चेंज करना तो एटमॉस्फेयर की नीति है। तब क्या फैक्ट्रियां लगी थी क्या? भाई जब पूरा पाषाण काल से हम मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल में आएंगे, मैं बताऊंगा प्लेस्टोसीन से होलोसीन आएगा, तब ये कहेंगे तब कौन सी फैक्ट्री लगी थी, तब कौन सी ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, तब कौन सी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट था। तो ये तो होना ही है, इसमें आप कुछ भी कर लें, आप उसमें
चेंज नहीं ला सकते हैं, दुनिया खत्म ही ऐसे होगी। वॉर में जाएगा, वॉर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होने के बाद क्या हो जाएगा कि कह सकते हैं कि चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा क्लाइमेट में, अचानक से ठंडी, अचानक से गर्मी, और फिर मानव इसमें अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा, फिर नई सभ्यता आ जाएगी। ऐसे तो बताते हैं, लेकिन नई सभ्यता जो कल आ जानी, जो 4 दिन बाद आ जानी चाहिए, इस तरीके का काम कर करके तो हम 2 दिन पहले बाद ही ले आएंगे। तो उसके टाइम पीरियड को तो हम बढ़ा सकते हैं, इनको कौन समझा है। तो पूरा पाषाण काल में हमने क्या देखा कि ऑस्ट्रोपिथेकस से होमो हैबिलिस में हम आए। हमने एक्यूलियन टेक्निक का यूज किया, जिसमें पत्थर से पत्थर लड़ा करके हमने क्या किया, औजार का आविष्कार किया। जब पत्थर से पत्थर लड़ा तो चिंगारी तो पैदा हुई, लेकिन हम इसके उपयोग नहीं जान पाए। और हम करते क्या थे, शिकार करते थे और खाने को इकट्ठा करके रखते थे। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। पल्लवरम, यहां पर हमने बात की थी आपसे, कहां पे बात की थी, यहां पर हम बात की थी। ये सारी साइट्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी स्लाइड्स एक्चुअली पूरा निम्न पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है। अतिपरक्कम, पल्लवरम, ठीक है। मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से, अतिपरक्रम और हथनौरा से। इसको मैं सोच रहा हूं और साफ करके लिख देता हूं। मेरा प्यारा भारत, ठीक। सोहन नदी घाटी, बेलन सॉरी नर्मदा नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, ठीक। सोहन नर्मदा में बेलन मार रहा है, ऐसे भी याद करिए, सोहन नर्मदा बेलन नदी घाटी, ठीक। और यहां पर एक और है बोरी। बोरी में क्या भरा हुआ, महाराष्ट्र में सर्जी उपकरण। कौन से काल के उपकरण, पाषाण कालीन उपकरण। ये सारी साइटें किसकी हैं, निम्न पूरा पाषाण काल की हैं बच्चा लोग। और नर्मदा में हमें क्या मिला, हथनौरा, हाथ लेकर के खोपड़ी फोड़ा। हथनौरा के साथ यहाँ पर तमिलनाडु में हमें एक जगह और मिली, क्या मिली, इन दोनों को साथ में रहकर पढ़ेंगे। अतिपरक्कम, क्या मिला, अतिपरक्कम। अतिपरक्कम में हमें क्या मिला, यहाँ से हथनौरा एंड अतिपरक्रम, बोथ जगह से हमें मिला है मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य। क्या मिला है, मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य। इसके अलावा यहाँ पर पल्लवरम नामक स्थान से हमें क्या मिल गया, कुल्हाड़ी मिल गई सर जी, इतनी बात हमको समझ में आई। इसके अलावा यहाँ पर भीमबेटका की गुफा जो नर्मदा नदी घाटी के पास है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भीमबेटका एक्चुअली ऐसी है जहाँ से हमें तीनों कालों के चित्र मिले हैं, गुफाओं के अंदर चित्रण किया गया है। कुछ ऐसे कह सकते हैं, ऐसे करके कुछ अजीब अजीब चित्र बने हुए, जैसे लग रहा है घोड़ा जो है रथ को खींच रहा है, मतलब कुत्ता है या कुछ भी, ऐसे बना दिया गया है। ठीक है, अजीब अजीब चित्र देखने को मिले हैं। एक ऐसे बना दिया गया, भाला, इसके दिन आ गए, भाला लेकर के एक आदमी खड़ा हुआ है, ऐसे करके चित्र बना दिए गए। ठीक है, तो सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। नर्मदा में हमें 2 चीजें याद रखनी है, भीमबेटका और हथनौरा। भीमबेटका से हमें तीनों पाषाण कालीन चित्रण प्राप्त हुए हैं भीमबेटका की गुफाओं से, जो कि नर्मदा नदी घाटी एमपी में स्थित है। ठीक, इसके अलावा बोरी में हमें बोरी भर पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। और फिर पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रुशफुट ब्रुस लेके जाते हैं, कुल्हाड़ी को खोज लेते हैं। और हथनौरा अतिपरक्कम, यहां से हमें क्या मिला है, मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य। ये सारी साइट्स आप लिख लीजिए, ये सारी स्लाइड्स जो हैं वो पीटी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लीजिए। हथनौरा, बोरी, पल्लवरम, अतिपरक्कम, भीमबेटका, सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। लिख लिया, चलते हैं आगे। चलिए, हाँ, ये पन्ना हुईगा छठा पन्ना।
पूरा पाषाण महत्वपूर्ण स्थल, अरे तो सर जी पहले ही करा दी। अतिपरक्कम तमिलनाडु, क्या मिला? मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य। हथनौरा मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य। भीमबेटका तीनों कालों के क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं। मिर्जापुर, देखिए वेब सीरीज मिर्जापुर, क्या होता है इसमें? सर जी लड़ाई दंगा होता है। लड़ाई दंगा होता है, लड़ाई दंगा में क्या चीज की जरूरत चाहिए? हथियार चाहिए कि नहीं चाहिए? पूरी मिर्जापुर कट्टे पे चली है, हथियारों पर ही बात हुई है। तो वैसे ही मिर्जापुर में औजार मिले हैं। ठीक, क्या मिले हैं? औजार मिले हैं। याद रहेगा आपको, अब जब भी आएगा पूरा पाषाण काल में मिर्जापुर, औजार, भीमबेटका चित्र, हथनौरा नौरा, खोपड़ी तोरा। ठीक, अतिप्रक्रम तमिलनाडु। चलते हैं अगली स्लाइड पे। मध्य पाषाण काल, अरे ई का ये तो कम है हो, बहुत कम है। सर जी स्लाइड मांग रहे हैं, सर जी को स्लाइड दी जाए। ठीक, हमने क्या पढ़ा अभी तक? पूरा पाषाण काल। ठीक, इंपॉर्टेंट साइट्स बात कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे यहां, सॉरी, निम्न पूरा पाषाण काल हमने पढ़ा है। अब सर जी हमको पढ़ाने जा रहे हैं मध्य पूरा पाषाण काल। आज ये खत्म करेंगे बच्चा लोग, चाहे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कितने दिन घंटा क्लास हो, बैठ के देखिए, हो जाएगा खत्म। ठीक, ज्यादा घोड़े पे ना सवार होइएगा। ठीक, बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, इस हिसाब से पढ़ाई मत करिएगा। ठीक, आराम से पढ़िए। मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर इसके बाद क्या आएगा? उच्च पूरा पाषाण काल। नालायक, पूरा पाषाण काल। ठीक, निम्न पूरा पाषाण काल में हमने देखा, किसको देखा? एक्विलियन टेक्निक को देखा। इसी तरीके से मध्य पूरा पाषाण काल में हम किसको देखेंगे? लेबोलियस टेक्निक को। ये कुछ टेक्निक है जो यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकते हैं। पीसीएस में तो बहुत कठिन है, लेकिन यूपीएससी लेवल का है। एक्विलियन टेक्निक क्या होती है? यहां पर जो पत्थर यूज होंगे, पत्थर की क्वालिटी तो सेम होगी, लेकिन जस्ट, ठीक है, जास्पर, बड़े शल्क जैसे होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे पत्थर, नहीं, फ्लेक के रूप में कह सकते हैं, फ्लेक। ठीक है, सिर्फ पत्थर की पतली सी परत के रूप में। जितना पतला पत्थर होगा उतनी जल्दी घुसेगा, शिकार करना उतना आसान होगा। बुद्धि सही हुई कब? होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस में जब हम जा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि थोड़ी सी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिमाग हमारा क्या होगा? शुरू हो जाएगा। ट्रांजिशन फेज किस में हो रही है? होमो हैबिलस से हम किस में जा रहे हैं? होमो इरेक्टस में। होमो हैबिलस से हम किस में जा रहे हैं? होमो इरेक्टस में। ठीक है, तो हमने क्या किया? पत्थरों को और छोटा किया, और जब पत्थरों को हमने और छोटा किया तो इसके साथ हमने क्या देखा? जैस्पर, चब्स जैसे पत्थरों का प्रयोग किया, जो हमने बहुत पतले पतले बनाए, जिससे हमें क्या किया? शिकार करना और आसान हुआ। और इसके लिए हमने क्या किया? लेबोलियस टेक्निक का यूज हुआ। ठीक, इसमें जो प्रमुख साइट्स आती हैं वो आती है निवासा। निवासा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के आसपास। ठीक है, कौन सी साइट है? महाराष्ट्र। इसके बाद हम जाएंगे उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक है, किस में जाएंगे? उच्च पूरा पाषाण काल में। जब हम उच्च पूरा पाषाण काल में जाएंगे तो यहां पर क्या होगा? होमो हैबिलस से निएंडर स्थल। ठीक, किस में चले गए? होमो हैबिलस से किस में चले गए हम? निएंडर स्थल मानव में। ठीक है,
अब यहां पर क्या होगा, फायर को धीरे धीरे हम यूज करना शुरू करते हैं। मान लो कोई आदमी छर्र 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 आग कर रहा था, धोखे से आग लग गई, पूरे जंगल में सूखी पत्तियां थी तो वहां पर आग हुई। वहीं पर उसने शिकार करते हुए एक कुछ रखा हुआ था, मटन चिकन भुनिका, खाइस मजा आइस। जब खाइस मजा आइस तो जानेगा कि आग में कितनी ताकत है। तो वही मजा मजा में उसने क्या किया, पूरी तरीके से नहीं लेकिन थोड़ी तरीके से अभी भी क्या करा था, उसने आग के उपयोग को सीख गया था। और पत्थर से कैसे सीखा था, पत्थर से पत्थर टकराने के क्रम में। देवदास में गाया था, शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अंजाम। यहां पर पत्थर से पत्थर टकराए जो भी हो अंजाम। क्या अंजाम, आग। ठीक है। तो ये क्या था, उच्च पुरापाषाण काल में पत्थर से पत्थर टकरा करके उच्च पुरापाषाण काल में हमने देखा, किसको देखा, होमो हैबिलिस से इरेक्टस को, उसकी जर्नी को, उसके ट्रांजिशन को, उसके मस्तिष्क में जो चीजों की सुधार हुई है, मस्तिष्क में जिस प्रकार से सुधार हुआ है उसको देखा। और यहां की जो प्रमुख साइड है वो है, अब यहां की जो प्रमुख साइड है वो मैं लिख रहा हूं, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे रेनीगुट्टा, कहां पर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जो रेनीगुट्टा साइट है, यहां से कुरनूल में राख के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है, राख के प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा कौन सी है, बागौर, कहां पर है, राजस्थान। यहां पर रिलीजियस सिंबल भी मिले हैं कई सारे, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने एक साइट का नाम लिया था, निवासा, कहां पर है ये आपका, महाराष्ट्र में। अब देखिएगा, जब मैं ताम्रपाषाण काल में आऊंगा तब भी इसका नाम लूंगा। कोई भी साइट खत्म नहीं होती है। एक्चुअली हुआ ये कि जब हमने पुरातात्विक खोजें की, तो जैसे हम धरती को खोद रहे हैं, ठीक है, जब हम एक लेयर हटाते हैं तो वो सबसे नई मानी जाती है, उसके नीचे उससे पुरानी, उसके नीचे उससे पुरानी और सबसे नीचे सबसे पुरानी, ऐसे ही तो खोदते हैं। जो सबसे नीचे मिला वो सबसे पुरानी, ठीक है। तो जो सबसे नीचे मिला है, ऐसा तो है नहीं कि उसके ऊपर की जो सभ्यता मिलेगी वो एकदम चेंज हो जाएगी। भाई दिल्ली है, ठीक है, पहले दिल्ली बसा, ठीक, मान लीजिए उसके नीचे कुछ और नाम था लेकिन एरिया तो लगभग दिल्ली का ही माना जाएगा। तो वैसे ही महाराष्ट्र में निवासा था, निवासा में ही हमें यहां पर भी हम यूज करेंगे। फिर वहां पर दैमाबाद, जोरवे, निवासा, नासिक, चंदौली कब ताम्रपाषाण काल में जाएंगे तब भी बात करेंगे। जैसे ब्रह्मगिरी, पिपलीहल जैसे चीजों की जब हम बात करेंगे तब हम किसकी बात करेंगे, पाषाण काल में। लेकिन यही ब्रह्मगिरी और मस्की जैसे साइट्स की बात हम अशोक के काल में भी करेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जगह वही थी, बस जब हमने इसको खोजा तो खोजने के आधार पे उस वहां के स्थान के नाम के आधार पर हमने उसे एक साइट का नाम दे दिया, ठीक है। जैसे निवासा महाराष्ट्र में है, यहां पर कौन सी है, रेनीगुट्टा आंध्र प्रदेश, बागौर राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो बेलन नदी घाटी और पुष्कर राजस्थान और भीमबेटका तीनों में साथ साथ चलेगी। कहीं भी आएगा तो भीमबेटका को आप इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने तीनों काल की बात कर ली, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एंड उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल में एक्विलियन टेक्निक, मध्य पुरापाषाण काल में लेवलियस टेक्निक, निम्न पुरापाषाण काल में साइट्स हमने देखी थी अतिप्रक्रम, पल्लोरम, हथनौरा, बोरी, शिवालिक श्रेणी। और जब हम मध्य पुरापाषाण काल में आए तो हमने निवासा को देखा, उच्च पुरापाषाण में रेनीगुट्टा और किसको देखा, बागौर को। बागौर से हमें रिलीजियस सिंबल भी मिल गए, ठीक, रिलीजियस प्रैक्टिस भी मिल गई। प्रैक्टिस का मतलब यहां पर मनुष्य को दफनाने का की एक संस्कृति मिल गई। रेनीगुट्टा के कुरनूल जिले से हमें कई सारे राख के टीले मिले, महापाषाण संस्कृति, ठीक। जब यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन हो रही तब वहां पर बड़े बड़े पत्थर रखे जा रहे हैं, कहां पर, रेनीगुट्टा में, कुरनूल एरिया में, ठीक है। क्लियर, लिखना हो तो लिख लीजिए। फिर हम तुरंत चलेंगे मेसोलिथिक पर। चले, चलते हैं। फिर बात आती है मध्यपाषाण काल की, ठीक। किसकी बात आ गई,
मध्य पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल हो गया, अब किसकी बात आ जाएगी? मध्य पाषाण काल। एक्चुअली ये जो मध्य पाषाण काल है ये और कुछ नहीं है, इसको हम कह सकते हैं ट्रांजिशन फेज। ठीक, क्या कह सकते हैं? ट्रांजिशन फेज। एक काल से दूसरे काल की मध्यस्थ बीच की जो अवधि होगी उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन फेज। जैसे शहर से गांव जाते समय बीच में एक ऐसी जगह आती जहां शहर और गांव दोनों के ही हमें क्या कहते हैं? लक्षण देखने को मिलते हैं। वैसे ही ट्रांजिशन फेज मध्य पाषाण काल का है, जिसमें हमें कुछ चीजें पुरा पाषाण की मिलेंगी, कुछ चीजें नवपाषाण काल की मिलेगी। ना तो ये पुरा पाषाण काल है पूरी तरीके से, ना ही ये नवपाषाण काल है पूरी तरीके से, इसीलिए इसके बीच के ट्रांजिशन फेज को हमने क्या कह दिया? मध्य पाषाण काल। ठीक। औजार कैसा यूज करते हैं? माइक्रोलिथिक औजार। ठीक है। लक्षण क्या था? अब इनका लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो ये शिकार तो करेंगे। अब ये मध्य पाषाण काल एक्चुअली ये आइस एज से वार्म एज की तरफ जा रहे हैं, इसी में प्लीस्टोसीन से होलोसीन में जा रहे हैं। और जब हम वार्म एज में जाएंगे तो हम जानेंगे क्या? कई सारे बर्फ पिघलेगी तो हमें कई सारी चीजें मिलेंगी, जैसे रशिया। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा रशिया को होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर के जितने सुरे हैं, जब वो बर्फ पिघलती है तो पिघलने के बाद उसे क्या मिलता है? फॉसिल फ्यूल मिलता है, और फिर सीना चौड़ा करके युद्ध करता है। ठीक है। तो ये ज्यादा क्या था? ट्रांजिशन फेज था। और ट्रांजिशन फेज में जब आइस एज से वार्म एज आई तो वार्म एज में बर्फ पिघली। बर्फ पिघलने के साथ इसे कई सारे संसाधन और मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, खाना, फिशिंग, मछली मिली। अभी तक ये दौड़ दौड़ के क्या जा रहा था? मारा हिरन के एक चाप खींच के और लाख सेंक रहा। अब फंसाया कीड़ा, बैठा है चुप है, मछली फंसी, ले आए, पकाए, खाए। ठीक है। तो अब यहां से क्या हुआ? फिशिंग की भी शुरुआत हुई। फिशिंग के साथ यहां पर क्या हुआ? पशु पालन की भी शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? पशु को पालने की। और पहला पशु जो हमने पाला वो कौन सा है? कुत्ता। हम बदले नहीं हैं, हम वही हैं। लालू जी क्या कहते हैं? हम बदला नहीं हूं, हम वही हूं। हम कल कुत्ता पालता था, हम आज कुत्ता पालता हूं। ठीक है। तो प्राचीनतम जो कह सकते हैं पशुपालन, जो पहला हमने पाला वो किसको पाला? कुत्ते को पाला। और उससे प्रेम, लोग कहते हैं कुत्ता बहुत वफादार होता है। अरे आदमी से वफादार कौन हो सकता है? कईयों जन्मों से बेचारा अपने आप को कुत्ता पाल रहा है, बताओ है कोई वफादार इससे? लोग कहते हैं आदमी बहुत धोखेबाज है। अरे ये देखो, जिसके पूर्वज कुत्ता पालते तो आज कुत्ता पाल रहा है कोई वफादार आदमी से? और लोग कहते हैं कुत्ता बड़ा वफादार है। अरे देखो तो पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से मिला? कुत्ता से। पहला मतलब पशुपालन के प्रारंभ हमें कहाँ पर मिला है? बागौर और आदमगढ़ से, अर्थात यहाँ से पशुपालन का शुरुआत हो गई थी। ठीक है। एग्रीकल्चर की ओर बढ़ने के क्रम में हम लोग थे, एग्रीकल्चर को खोजा नहीं था, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम पूर्ण तरीके से आग के प्रयोग करना सीख गए थे। और हमने जो पहला पशु पाला वो किसको पाला? कुत्ते को पाला। बागौर कहाँ पर बताया था आपको? नहीं बताया था? सोचिए, कमेंट करिएगा बागौर कहाँ पर। कमेंट क्या करेंगे, सोच रहे हम ही बताते हैं। बागौर और आदमगढ़। ठीक है। तो बागौर राजस्थान, आदमगढ़ एमपी। आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान। क्लियर? ठीक। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागौर, आदमगढ़। बार बोलिए, पशुपालन का प्राचीनतम सार बागौर, आदमगढ़। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बी फॉर बागौर, ए फॉर आदमगढ़। मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य एच से हथनौरा, ए से अति प्रक्रम। और कहाँ कब मिला? पूरा पाषाण काल में मिला, निम्न पूरा पाषाण काल में मिला। और क्या मिला हमको वहां से? और पल्लरम नामक स्थान से हैंडेक्स मिली, बोरी मिली। हथनौरा से मानव खोपड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य शिवालिक में जाकर के बस गए। निवासा हमको कब मिला?
मध्य पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल में हमने क्या देखा, तो उच्च पुरापाषाण काल में हम देखा रेनीगुट्टा को, जहां पर कुर्नूल में राख के ढेर मिले, और रिलीजियस सिंबल हमें कहां से मिला, बागौर में। बागौर कहां पर है, राजस्थान, और आदमगढ़ कहां पर है, एमपी में। ठीक, इसके अलावा सरायनहराय, ये कहां पर है, बेलन नदी घाटी, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के सरायनहराय में गोली बहुत चलती है। प्रतापगढ़ में कहते हैं सीओ तक को गोली मारती चलती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जहां जो गोली चल रही वहां युद्ध तो होगा ही, और युद्ध में क्या मिला, नरकंकाल मिले, और मार के गाड़ दिया गया, अर्थात गर्त भी मिला है। ठीक, युद्ध के नरकंकाल और स्तंभ गर्त। एक स्तंभ मतलब खंबा और गर्त मतलब गड्ढा। एक कह सकते हैं कि खंबे को गाड़ने के लिए गड्ढा मिला हुआ था। तो युद्ध नरकंकाल और स्तंभ गर्त कहां से मिले हैं, सरायनहराय। कहां, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पर, बेलन नदी घाटी पर। और कौन सा है, महदहा, उसी के पास में, सरायनहराय के पास में। यहां से क्या मिला, मृग श्रृंग के छल्ले और हड्डियों के आभूषण। अब यहां से ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। आखेटक थे साहब, थे आखेटक। और जब तक आप अटकते थे केवल शरीर पर वही छाल वाल पहनते थे, जी साहब पहनते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में यहां पर आने के बाद इन्होंने क्या किया, श्रृंगार की तरफ भी अपना ध्यान दिया, आभूषण की तरफ भी ध्यान दिया। अब केवल कपड़े पहनने की बात नहीं आ रही, तन ढकने की बात नहीं आ रही, अब क्या आ रही है, सुंदरता की बात आ रही है। तो यहां पर क्या मिले हमको, आभूषण। किसको मिले, आखेटक तो थे ही, अभी तो तांबा मिला नहीं था, तो किसके मिले थे, जो हिरन होता है, हिरन की सींग के क्या मिले थे, छल्ले मिले थे। अब दो हमेशा याद रखिए, कंफ्यूजन बहुत होगा, मृग श्रृंग के छल्ले और मृग श्रृंग के आभूषण। बहुत बच्चे गलत करते हैं। मृग श्रृंग के छल्ले जब क्वेश्चन आता है तब आप टिक करेंगे महदहा, और मृग श्रृंग के उपकरण जब आता है, ठीक है, सॉरी, मृग श्रृंग के आभूषण जब आता है तब आप किसको टिक करेंगे, चिरांद बिहार। मृग श्रृंग के छल्ले, मृग श्रृंग के आभूषण, मृग श्रृंग के छल्ले, छल्ले कहां चले जाएंगे, महदहा, आभूषण कहां जाएगा, चिरांद। एक यूपी एक बिहार, ठीक है। और चापानी मांडव, यहां से मृद भांड के उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अब जाहिर सी बात है, जब मृद भांड मिला, मृद भांड मतलब, मृद मतलब होता है मिट्टी, भांड मतलब होता है गगरी, अर्थात मिट्टी का बर्तन। इस मिट्टी के बर्तन में क्या रखा जाता होगा, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खाने का सामान, अनाज वगैरह, यानी कृषि की शुरुआत भी यहां से हो जाती है। कहां से, मध्य पाषाण काल से। ठीक, आगे चलते हैं। याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे आप, याद रखेंगे आप, मध्य पाषाण काल ट्रांजिशन एज था। औजार मिलते हैं, औजार बिल्कुल मिलेंगे क्योंकि पशुपालन अभी भी हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वॉर्म एज आ जाती है, तो यहाँ पर फिशिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हंटिंग, फिशिंग के अलावा ये क्या करते हैं, तो कुछ एरिया में कृषि का भी प्रारंभ होता है। कृषि का प्रारंभ होता है तो उनमें सामान को रखने के लिए बर्तन चाहिए होंगे, तो हम चौपानी मांडो चले जाएंगे। और चौपानी मांडो में हमें क्या मिलता है, मृद भांड के उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। उसके अलावा हम कहाँ जाएंगे, महदहा जाएंगे। महदहा में हमें क्या, फिर बेलन नदी घाटी पहुंचिए। बेलन नदी घाटी में सरायनहराय और महदहा। सरायनहराय में युद्ध, नरकंकाल और स्तंभ गर्त मिलेगा।